अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान की मईशत को कई चैलेंजेस का सामना है और एक ऐसा चैलेंज जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की मईशत है हर गुजरते दिन के साथ वो पीछे ही जाती जा रही है, वो है हमारा जो एनर्जी सेक्टर है। और वो क्यों हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर गैस और बिजली दोनों शोबों को आप मिला लें तो इस वक्त जो गर्दिशी कर्जे हैं दोनों को मिला के 5,500 अरब रुपए बनते हैं और आप तसव्वुर करें कि ये हमारा जो सालाना टैक्स हम इकट्ठा करते हैं उससे भी ज्यादा है। और सबसे अहम बात कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती हैं, वादे करती रही हैं कि वो इस मसले को हल करेंगी, लेकिन बावजूद इसके कि उस पर कोई बेहतरी नहीं आ रही। मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो भी दावे कर रही है कि ये रिफॉर्म्स करेंगे, कि इसको हल करने के, तो कोशिश करेंगे कि आज का पूरा प्रोग्राम हम पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है, जो क्राइसिस हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो शहबाज, आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक ऐसा शोबा है, आई थिंक अगर पाकिस्तान मईशत ने ग्रो करना है, इस वक्त जो हमारे जो चैलेंजेस हैं, जो डिस्कस हम हर हफ्ते करते ही हैं ऑन एंड ऑफ, विदाउट एड्रेसिंग ये एनर्जी सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान की मईशत कहीं आगे नहीं बढ़ सकती। आई थिंक दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट स्टेटमेंट। और दो बड़े इस वक्त जो चैलेंजेस है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, एक तो एक्सटर्नल सेक्टर का जहां पे आपको गैर मुल्की कर्जों की अदायगियों के लिए आपके पास पैसा नहीं है, डोमेस्टिक लोन्स की अदायगी के लिए पैसा नहीं है, मुसलसल हुकूमत कर्जे ले रही है। और उसके साथ ही जो दूसरा बड़ा इशू बन गया है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो एनर्जी सेक्टर है। अब कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डुबोने में अगर किसी सेक्टर का रोल होगा सबसे बड़ा तो वो एनर्जी सेक्टर होगा। यही वजह है कि हर हुकूमत जब जो भी इक़्तिदार में आई माजी में, उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से जो एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, लेकिन अभी तक सही डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे। जब तक सही डायग्नोसिस इनका नहीं होगा तब तक सही पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं होगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बॉयल डाउन करती हैं आगे दो चीज़ों के ऊपर, या एक अगर उसमें दो में से भी एक ले लें, वो है आपकी गवर्नेंस। इस शोबे की जो गवर्नेंस है वो इतनी बुरी है, तमाम जो शोबा है ऑलमोस्ट वो सेक्टर स्पेशलिस्ट की बजाय जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके हवाले किए गए, उनकी सेक्टर एक्सपर्टीज कोई नहीं है। अगर आप पिछले चंद माह की एग्जांपल ले लें, 3 फेडरल सेक्रेटरीज चेंज हुए हैं। पहले राशिद लंगड़ियाल थे सेक्रेटरी पार, उनको हटा के असद रहमान गिलानी साहब को सेक्रेटरी पार लगाया गया। फिर ये गवर्नमेंट आई, वो असद रहमान साहब चल गए, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी राशिद लंगड़ियाल को फिर दोबारा वापस ले आया गया। तो कोई किसी जगह पे कोई एक्सपर्टीज, कोई सेक्टर स्पेशलिस्ट नहीं ला पा रहे। तो गवर्नेंस का इतना बड़ा ये चैलेंज बन चुका है। मैं कथा कलामी हो रही है। आपने शुरू में कहा कि सबसे बड़ा जो मसला है कि इस सेक्टर के अंदर हम अभी तक डायग्नोज नहीं कर सके, तशखीस नहीं कर सके कि रूट कॉज क्या है, लेकिन अगले ही लम्हे आपने रूट कॉज तो खुद ही बता दी कि ये जो इनकॉम्पिटेंसी है, जो नालायकी है हमारी, ये तो असल में तो रूट कॉज है। डायग्नोसिस अगर है तो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है ना। गवर्नेंस अगर आप कहते, गवर्नेंस एक जनरल एक स्टेटमेंट दे देते हैं सेक्टर के गवर्नेंस की प्रॉब्लम, अगर इसकी आप हिस्ट्री में चले जाएं तो ये मसले इसके शुरू हो गए थे 1990s में। 1990s में हमने वर्ल्ड बैंक के लोन के तहत जो पावर सेक्टर था, जो पहले सिर्फ वापडा के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी उसको अपने ब्रेकअप कर दिया, वापडा को सेपरेट कर दिया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सेपरेट कर दिया, जनरेशन कंपनीज बन गई। इसके साथ फिर तजर्बे होते रहे, हुकूमत नई कर्जे लेती रही, उन कर्जों की नई शराइत होती थी, उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाता था। अब तमाम जो शराइत आके रुक गई हैं कि अगर जो सेक्टर है वो खसारे में जा रहा है तो बिजली की कीमतों में इजाफा करते जाओ। ये नटशेल इस वक्त जो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप भी कोई भी कारोबार करते हैं, आपने एक दुकान है आपके पास, आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप मुनाफे पे बेचेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आप महंगी चीज खरीद के आगे सस्ती बेचेंगे। तो इस वक्त जो एग्जैक्टली जो सिंपल वर्ड्स में प्रॉब्लम यही है कि बिजली हम बना रहे हैं, महंगी बिजली बना रहे हैं, या पुटरे करते हैं कि महंगी बिजली बन रही है और उसे सस्ता बेचते हैं, और जो उसके बीच में जो गैप आ रहा है वो फिर गवर्नमेंट को कौमी खजाने से करना पड़ता है। इतना सिंपल ये इशू नहीं है। आपके जो 200 यूनिट्स के या 300 यूनिट्स के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तो बिजली सब्सिडाइज्ड है, और वो जो सब्सिडाइज्ड बिजली भी है वो या तो दूसरे कंज्यूमर्स पे करें या हुकूमत उसकी सब्सिडी दे रही है। जो कमर्शियल कंज्यूमर है, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, खास कैटेगरी से ऊपर उसकी कंजम्पशन है, आपका जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो जो बिजली की लागत है उससे ज्यादा वो पे कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, अब जो सारिफीन है जो कर्जे लेके माजी में सर्कुलर डेट को रिटायर किया गया उसके ऊपर सूद भी अब सारिफीन दे रहे हैं, तो वो तो कीमत तो बहुत पीछे रह गई। असल मसला ये है कि जो एक बहुत बड़ा एक होल बन चुका है उसको बंद किए बगैर ऊपर से अब जितना भी पानी उसमें डालते जाएंगे वो पानी बहता जाएगा। 4-5 बड़े इश्यूज हैं सेक्टर के, वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। आज हमने 2 एक्सपर्ट्स को रिक्वेस्ट किया कि वो के साथ इन इश्यूज को हमारे साथ डिस्कस करें। प्राइस चैलेंज बहुत बड़ा है कामरान।
माहाना बुनियादों पर बिजली की कीमत में इजाफा होता है, सेमाही बुनियादों पर इजाफा होता है, फिर एनुअल बेसिस के ऊपर इजाफा होता है। इसके बावजूद जो सर्कुलर डेट है वो कम नहीं हो पा रहा। 5,500 अरब रुपया सर्कुलर डेट है इस वक्त, जिसमें 2,900 अरब रुपया जो गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट है, जिसमें पिछले एक साल के अंदर 3 दफा उसकी कीमतों में इजाफा हुआ। बिजली के शोबे का जो सर्कुलर डेट है, जिसमें हर महीने इंक्रीज हो रहा है ऑलमोस्ट, उसका तकरीबन 2,700 अरब रुपया। इन सारी चीजों के बावजूद अभी जो अगला माली साल का बजट आ रहा है उसके लिए फिर 1,234 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो डिमांड की है पावर डिवीजन में, जिसमें कुछ 625 अरब रुपया होगा जो इन्होंने सब्सिडीज देनी है मुख्तलिफ सेक्टर्स को, और बाकी को 600 अरब रुपया होगा जो सर्कुलर डेट के फ्लो को रोकने के लिए। अब उसके भी सब्सिडीज। फिर एक और इसका प्रॉब्लम है जिसका इनके पास सोल्यूशन नहीं है कि महंगी बिजली पैदा हो रही है। जो माजी में मुआहदे किए गए बिजली के चाइना के साथ किए गए, इवन के जो बाकी बिफोर इवन चाइना सीपेक से पहले भी जो एग्रीमेंट्स थे वो सस्ते नहीं थे। कुछ एक एफर्ट हुई थी पीटीआई के टाइम पे, उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल था। कुछ एग्रीमेंट्स उन्होंने जो थे वो रीनिगोशिएट किए, तो उसमें कहा जाता है कि 20 साल के अरसा में कुछ तकरीबन 850 अरब रुपए की सेविंग हुई, बट वो 20 साल का पीरियड है। जो बड़े एग्रीमेंट्स है, जो बड़ी रीपेमेंट्स हैं, वो अब आपकी जो सीपेक की है और उसकी आ रही है। इसके साथ ही जो फाइनेंशियल सेक्टर की वायबिलिटी वो क्वेश्चनेबल है। एंड बॉटम पे फिर सारी चीज आ जाती है, जहां पे बॉटम पे रख लें, टॉप पे रख लें, वो गवर्नेंस के इशू हैं। जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, पावर जनरेशन कंपनीज के, उसमें ब्यूरोक्रेट्स बड़े हुए हैं या उसमें सियासतदानों की भरमार है। ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं इन बोर्ड्स के ऊपर, उनकी फीस लेते हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर जनरेशन कंपनीज के बोर्ड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, पावर डिवीजन के लोग उसके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद अभी फिर पीछे इन्होंने मिलिट्री को इन्वॉल्व करने की इसमें कोशिश की। थेफ्ट अभी तक ये रोक नहीं पा रहे। अब जो सेक्टर की सूरत हाल कामरान यहाँ पे आ चुकी है कि इस वक्त जो पावर जनरेशन है और जो कैपेसिटी है आपकी पावर की, वो आपकी डिमांड से कहीं ज्यादा है। अगले साल का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू चाहिए होगा सेक्टर से, को 3,400 अरब रुपए की पावर परचेज कॉस्ट उन्होंने एस्टिमेट की है। सिर्फ यही रिकवर करने के लिए 3,400 अरब रुपया उसका जो कॉस्ट है, उसका तकरीबन 37 रुपए फी यूनिट जो है बिजली की कीमत होगी। इस वक्त एवरेज आपका जो टैरिफ हो 30 रुपए, तो इसका मतलब है आप फिर जुलाई में एक बड़ी रीबेसिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो इसके साथ ही अब बिजली महंगी हो गई है। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, आप जैसा अमीर बंदा जो होता है या वो बंदा जिसको जो प्राइम मिनिस्टर से बड़े रिवॉर्ड्स भी लेता है, उसका वो अफोर्डेबिलिटी तो उसकी बढ़ गई है ना, वो अपने घर पे सोलर पैनल लगा, या आपने जो डायरेक्ट आपने जो कुंडा डाला हुआ है या डायरेक्ट कुंडा, तो वो भी कर सकते उसके भी इसके अंदर इश्यूज आ जाते हैं। तो ये जो एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी और फिर एक्सपेंशन जो थी वो अनरेगुलेटेड थी, इंटीग्रेटेड एक्सपेंशन। और फिर जो आइडियल कैपेसिटी वाला मामला है कि जो भी हमने मुआहदे किए थे कि हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, तो वो हमने उन कंपनीज को पेमेंट कर दी है। तो उस मद में भी 2,2500 अरब रुपए सिर्फ आइडल कैपेसिटी की मद में हमने इन कंपनीज को देने हैं। तकरीबन ऑन एन एवरेज 17 रुपए फी यूनिट तो इस साल आइडल कैपेसिटी में गया। जो आप बिजली की कीमत दे रहे हैं उसमें 17 रुपए फी यूनिट आइडल कैपेसिटी पेमेंट है। अब जो आप सोलर, ये बात मुझे समझ नहीं आती। देखे ना कि हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि हमारे पास कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की, और आमतौर पर होता ही है कि ये आइडल कैपेसिटी प्लांट चलेगा या नहीं चलेगा, हमने तो पैसे सारे उनको देने हैं, तो क्यों नहीं फुल कैपेसिटी पे चला के थोड़ी सस्ती बिजली इंडस्ट्री को दे दें आप, ताकि आपकी मैशत ही ग्रो करे। देखिए ये इस तरह का इनोवेटिव आइडिया नहीं हो सकता कैन भी। अब उसमें मसला ये होता है कि इसमें एक प्रपोजल केयर टेकर गवर्नमेंट पे ये भी आया था, बेसिकली जो गौहर एजाज थे इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर थे, उनकी तरफ से था कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या एक पावर प्लांट हमें दे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो नहीं, उनका एक पावर प्लांट हमें दे दें, हम उससे अपनी जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेंगे। मसला ये होता है कि नेशनल ग्रिड में जितनी ज्यादा बिजली डालते हैं, चूंकि चोरी पे कमी नहीं हो पा रही, आपकी थेफ्ट होती है, बिलों की रिकवरी पूरी नहीं है, तो उतने ही लॉसेज बढ़ती है। तो ये क्या करते हैं, ये जानबूझ के लोड शेडिंग करते हैं, आइडल कैपेसिटी पेमेंट उधर कर देते हैं और इधर लोड शेडिंग जानबूझ के कर रहे होते हैं, ताकि जितने कम बिजली की कंजम्पशन होगी उतना ही इनका जो नुकसान है वो कम होगा। अब नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पे डिस्कशन के लिए आज हमने कोशिश की है 2 एक्सपर्ट्स को बुलाएं। अली खिजर है, बड़ा एक नोन नेम है पाकिस्तान का, एनर्जी सेक्टर के ऊपर, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर उनकी बड़ी ग्रिप है, बिजनेस रिकॉर्डर के लिए लिखते हैं। और दूसरे आसिफ अली कुरैशी साहब हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। ये दोनों हम सेक्टर एक्सपर्ट्स को इसलिए बुलाया है कि कोई पॉलिटिकल व्यू किसी जगह पे ना आए। कोशिश करते हैं एक्सपर्ट से पूछते हैं कि क्या वजह है, इतने साल हो गए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडीज दी जा रही हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे लिए जा रहे हैं और सेक्टर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और आज कहा जा रहा है कि यह सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी को डुबो सकता है। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन करेंगे और डिस्कशन को जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की, और इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे पास दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जूम से आसिफ अली कुरैशी साहब, एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली खिजर साहब, फाइनेंशियल और जो एनर्जी सेक्टर के ऊपर लिखते भी हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ अली खिजर साहब आपसे करना चाहूँगा। आपने अपने रिसेंट आर्टिकल्स में भी लिखा है कि जो अगला IMF का एक्सटेंडेड प्रोग्राम होगा, उसमें एक जो IMF का प्लान है, ये कोशिश है कि पाकिस्तान में जो बिजली की कीमतें, बहुत ज़ाहिर है कि उसमें इजाफा हुआ है हालिया सालों में, तो कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की जाएं कि इवेंचुअली पाकिस्तान में जो एनर्जी की कॉस्ट है वो कम हो। लेकिन आपको इस प्लान के हवाले से डाउट्स हैं, कैन यू एलेबोरेट? जी, थैंक यू कामरान एंड शहबाज, आपने मुझे बुलाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आप डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह आपने अपने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग जिक्र भी कर रहे थे कि जी जो आइडल कैपेसिटी है उसकी पेमेंट बहुत ज़्यादा है, प्लस जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट है वो बैलून कर गई है और वो बढ़ती जा रही है। तो अब कैपेसिटी पेमेंट जो है वो आपकी इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक्ड है, वो आपकी करेंसी के साथ लिंक्ड है ग्लोबल, और जितने नए प्लांट्स आते जा रहे हैं उसके साथ लिंक्ड है। और कोई भी नया प्लांट आता है तो उस पर 20% इक्विटी होती है, 80% डेट होता है, और डेट के अंदर ये इंटरेस्ट रेट और जो आपकी कॉम्पोनेंट है करेंसी का, ये बहुत मैटर करता है। तो अब ऐसी सूरत हाल हो गई है कि हमारी, जैसे आपने बताया कि बेस टैरिफ 30 से 37 पे चला जाएगा, और क्रॉस सब्सिडी और टैक्सेशन को मिला के ये 60 रुपए के करीब जब ये टैरिफ बन जाएगा तो ये तो अनसस्टेनेबल है, इस पर तो कोई नहीं पे कर सकता और इंडस्ट्री वायबल नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको जो है अपनी जनरेशन की जो कॉस्ट है उसको कम करना है। अच्छा, ये जनरेशन की कॉस्ट कम करने के दो कंपोनेंट है, एक फ्यूल कंपोनेंट है और एक आपका कैपेसिटी का कंपोनेंट है। द गुड न्यूज़ इज कि जो हमारा फ्यूल कंपोनेंट है ना, ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स वो कम हो गया। अगर हम 2013 में वापस चले जाएं तो उस वक्त हम फर्नेस ऑयल पे भी बिजली बनाते थे, उस वक्त हम डीजल पे भी बिजली बनाते थे, उस वक्त गैस पे जो हमारे प्लांट्स थे वो हाईली इनएफिशिएंट थे, और उस वक्त जो है इंडस्ट्री कैप्टिव पे बहुत ज़्यादा थी और वो फर्नेस को भी इस्तेमाल करती थी। और उसके बाद घरों के अंदर यूपीएसएस और जो है आपके कमर्शियल के अंदर जनरेटर्स लगते थे जो इनएफिशिएंट थे। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो फ्यूल की थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब आपने जो है RLNG के जो प्रोजेक्ट ले आए वो आपके एफिशिएंट हैं, आपके न्यूक्लियर के K2 K3 आ गए जिसकी मार्जिनल कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, आपके थर्कोल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए जिसकी कॉस्ट कम है, उसके बाद हाइडल एक्सटेंशन हो गई, ये सब मार्जिनल कॉस्ट इनकी कम हो गई है और आपकी फ्यूल कॉस्ट कम होती जा रही है। बट कैपेसिटी पेमेंट का जो है ना वो चीज़ें उसको वो मोर देन वो जो है ना ऑफसेट कर देता है, कि यानी कि जो फ्यूल प्राइस कम हो रही है, कैपेसिटी पेमेंट इतनी उसकी बढ़ती जा रही है कि वो कम होने का जो है कोई फायदा नहीं आपको नजर आ रहा। तो अब उसका तरीका ये है कि आप इस कैपेसिटी पेमेंट खिजर साहब, यहाँ पे आसिफ कुरैशी साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं डिस्कशन में। आपने बड़े डिटेल से ये एक्सप्लेन कर दिया कि प्रॉब्लम कहाँ पे लाई कर रहा है। आसिफ कुरैशी साहब, जो खिजर साहब भी फरमा रहे थे कि आपकी जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स है उसमें एक बहुत बड़ा जो एक इशू उसके अंदर होता है कंपोनेंट, वो आपका एक्सचेंज रेट है। अब एक्सचेंज रेट आपका स्टेबल है, इसके साथ जो बाकी इंडिकेटर्स हैं ग्लोबल आपकी जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी इतनी इफेक्ट नहीं हुई। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि जो मंथली हमारी टैरिफ इंक्रीजेज आ रही हैं बजाय उसमें कोई कमी है। तो हाउ डू यू सी दिस प्रॉब्लम, कि कहीं पे लगता है आपको कि जो IMF का फोकस आया है इस चीज के ऊपर, प्राइस रिडक्शन के ऊपर, ये अभी पॉसिबल है? थैंक यू शहबाज, आपका और कमरान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी मुझे इस टॉपिक में बात करने के लिए। आई थिंक अली ने काफ़ी डिटेल में एलैबोरेट कर दिया है कि क्या कॉजेज हैं हायर कॉस्ट ऑफ जनरेशन की। उसमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट अगर जस्ट पर्सपेक्टिव ऐड करने के लिए, आज से 3 साल पहले अगर चले जाएं, आज अप्रैल 2024 में खड़े हुए, 2021 अप्रैल में एक्सचेंज रेट हमारे जो था तकरीबन 150 रुपए के अराउंड था। अब 150 से 280 पे जब आप गए हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी कॉस्ट ऑफ जनरेशन में बड़े शदीद तरीके से आया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स, क्या है वो फ्यूल कॉस्ट हो या कैपेसिटी पेमेंट का डेट सर्विसिंग कंपोनेंट हो, वो उससे ज़्यादा लिंक्ड है। तो जाहिर है कि जब ये एक्सचेंज रेट इटसेल्फ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है उसमें इतनी ज़्यादा इंक्रीज आई है। अब जो इश्यूज हैं वो ये है कि कैपेसिटी पेमेंट की रीप्रोफाइलिंग की बात अभी नहीं, बहुत सालों से चल रही है। कैपेसिटी पेमेंट का जो आपने फिगर बताया, इसका इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम प्राइवेट IPPs की तो बहुत बात करते हैं, इसका तकरीबन 45% से ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के हैं, स्पेशली जिसमें न्यूक्लियर, हाइड्रो और बाकी थर्मल प्लांट्स RLNG के शामिल हैं।
तो न्यूक्लियर प्लांट्स की जिस अगर एग्जांपल लें, सबसे बड़ी कैपेसिटी पेमेंट कंट्रीब्यूशन उनका होता है गवर्नमेंट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में। उनमें अगर आप देखिए उनकी जबरदस्त प्लांट्स हैं, ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट बहुत सस्ती बिजली पैदा करते हैं। 60 साल की उनकी इकोनॉमिक लाइफ है, 40 ईयर्स का पीपी है, इकोनॉमिक लाइफ बढ़ के 80 ईयर्स भी जा सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन उनका डेट सर्विसिंग कंपोनेंट पहले 12 साल में पे हो रहा है। उनके टैरिफ का मेजर कंपोनेंट है ही डेट सर्विसिंग कॉस्ट। उसको अगर रिप्रोफाइल करने की कोशिश की जाए तो बहरहाल हम अपनी कैपेसिटी पेमेंट के बर्डन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आईएमएफ का फोकस रहा है, जो उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ के आइडिया होता है, उनकी बड़ी कोशिश है कि जो 2019 में एग्रीमेंट्स किए गए थे बाकी प्राइवेट आईपीपीज के साथ, उन्हीं लाइंस के ऊपर चाइनीज आईपीपीज और दीगर आईपीपीज जो हैं विंड वगैरह के, उनके साथ भी एग्रीमेंट्स किए जाएं। तो बहरहाल अगर इस तरह की कोई कोशिश होती है जिसमें डेट सर्विसिंग कंपोनेंट को हम रीप्रोफाइल कर लेते हैं, उनके रीपेमेंट पीरियड को एक्सटेंड कर लेते हैं, तो हमारा नियर टर्म जो कैपेसिटी पेमेंट का बर्डन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा जो आप बात कह रहे थे कि क्या वजह है, कुरैशी साहब, कथा कलामी की माजरत, ये आपने दोनों जो बातें की हैं, जो विंड वाली भी सिचुएशन है, विंड पार्क के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारा रिमेनिंग पीरियड कम रह गया, हम इसको रीनिगोशिएट नहीं करना चाहते। चाइनीज आपको पता है बारहा इस चीज को रिफ्यूज कर चुके, वो कहते हैं कि कहीं और से आप हमसे रिलीफ ले लें, इनके ऊपर बात ना करें। तो चाइनीज को भी अब हम फॉर द टाइम भी निकाल देते हैं इस इक्वेशन से, विंड को भी इस इक्वेशन से निकाल देते हैं। और खिजर ने भी बोला कि अगले साल हो सकता है आपकी जो प्राइस एवरेज हो जाए, सब कुछ मिला के टैक्सेस वगैरह 60 रुपए फी यूनिट हो जाए। तो ऐसे में जब प्राइस बढ़ रही है, जो रीनिगोशिएशन है वो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या रियलिस्टिक भी है ये बात करना कि कीमतें कम की जा सकती हैं? देखिए, मेरा अपना ख्याल तो यह है कि कीमतें कम जो है कुछ लोगों की जा सकती है। आपने खुद अपने इंट्रो में मेंशन किया था, क्रॉस सब्सिडीज का एलिमेंट बहुत है। अगर 30 रुपए का एवरेज टैरिफ है पाकिस्तान का 2024 का, जो इन्होंने बेस टैरिफ की वर्किंग की थी, अगर 30 रुपए आपको या मुझे बिल होगा तो हम तो बड़ी खुशी से पे करने को तैयार होंगे। मसला ये है कि हमारा, क्योंकि हमें क्रॉस सब्सिडीज देनी है, पाकिस्तान की जो सेल्स का मिक्स है उसमें तकरीबन 50% डोमेस्टिक रेजिडेंशियल सेक्टर है, और उन 50% जो यूनिट्स बनते हैं उसका मजीद 2/3 जो है वो है जिनको सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो उन सब्सिडाइज कंज्यूमर्स का बर्डन जो है बाकी तमाम लोगों को उठाना है, जिसमें इंडस्ट्री शामिल है, जिसमें कमर्शियल शामिल है, जिसमें टीओयू के कंज्यूमर्स शामिल हैं। तो अगर क्रॉस सब्सिडीज को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए या उस बर्डन को शेयर करने की ज्यादा फेयरली कोशिश की जाए, तो हम शायद इंडस्ट्री के लिए टैरिफ को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक प्रपोजल कुछ महीने पहले प्रेजेंट हुई थी। जस्ट टू गिव सम आइडिया, ये गैस में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है फिक्स चार्जेस का कॉन्सेप्ट। यही इलेक्ट्रिसिटी में लाने की कोशिश की गई। इलेक्ट्रिसिटी के तकरीबन डोमेस्टिक सेक्टर के 33 मिलियन कंज्यूमर्स हैं, जबकि 11 मिलियन कंज्यूमर्स से कम है गैस सेक्टर के। तो अगर आप कोई लेट से 500 रुपए का भी फिक्स मंथली चार्ज लगाते हैं तो 200 अरब रुपए आप साल के जनरेट कर सकते हैं फिक्स मंथली चार्जेस से। उसमें आप जो लोअर इनकम ग्रुप से उन पे कम चार्ज लगा दें, हायर इनकम पे ज्यादा चार्ज लगा लें, तो उससे फायदा ये होगा कि कम से कम इंडस्ट्री पे जो आपका कंपैरेटिवनेस का जो चैलेंज क्रिएट हुआ वो किसी हद तक रिड्यूस हो सकता है। बट ओवरऑल जो वेटेड एवरेज टैरिफ है शायद उस पर रिडक्शन करना मुमकिन ना हो सके। अच्छा कुरैशी साहब, आपने इंडस्ट्री की बात की है, मैं इसी पॉइंट को अली खिजर साहब के पास लेके जाना चाहूंगा। एक तरफ बिजली पाकिस्तान में महंगी हो रही है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बिजली की कंजम्पशन में कमी वाक़ई हो रही है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ज़ाहिर बिजली महंगी है, फिर हम ये भी देख रहे हैं कि लोग रिलाई कर रहे हैं सोलर्स के ऊपर। नेट मीटरिंग 2 रोज पहले जो विफाकी वजीर बराए तवानाई हैं अवैस लगारी साहब ने, उन्होंने जो नंबर्स दिए कि जून 2023 से लेकर मार्च, इस साल मार्च तक 6850 मेगावाट के जो सोलर पावर प्लांट्स है, सोलर प्लांट्स जो प्लेट्स वगैरह हैं, वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई हैं। और वो कह रहे हैं कि ये बड़ी अलार्मिंग चीज है। तो एक तरफ ये भी कंट्रीब्यूट करेगा जब आपकी डिमांड कम हो रही है, फर्दर कैपेसिटी जो आइडल कैपेसिटी है उसमें वो ऐड होगा। तो यहां पर हम कोई इनोवेटिव टेक्निक्स अपना नहीं सकते कि कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है, पैसे हमने वैसे ही देने हैं, अगर फुल कैपेसिटी पे वो बिजली जनरेट करें और सस्ती बिजली एटलीस्ट प्रोवाइड करें इंडस्ट्री को ही, तो कम से कम उससे वो जो इम्पैक्ट अदरवाइज आ रहा है आइडल कैपेसिटी की वजह से, अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करना शुरू कर दे बिकॉज ऑफ जो कम जो बिजली की कीमत होगी, तो उससे कम से कम कुछ तो फायदा हो सकता है। क्या इस पर काम किया जा सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। देखिए वो जो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो जितनी आपकी प्राइस बढ़ती जाएगी उतनी डिमांड कम होती जाएगी। और आपने जैसे देखा
कि जो आपके नंबर 2020-21 के थे, आज नंबर उससे भी कम आपके हैं कंजम्पशन के, और ये अगले साल और भी गिरते जाएंगे। इवन आप इंडस्ट्री को देखें, सिर्फ ये नहीं कि घरों के अंदर ये जो सोलर पैनल्स है ये लग रहे हैं, ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज पे भी लग रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने ट्राइजन सेट भी रख रहे हैं जिसपे वो कैप्टिव भी जनरेट कर सकते हैं, जिसके साथ वो अपने जो है वो सोलर पे भी लग रहे हैं और ग्रिड पे भी कर रहे हैं। और जितना ग्रिड पे कम हो सकते हैं उतना कम होते जा रहे हैं सारा कुछ, और ग्रिड जितना महंगा होता जाएगा ये उतना फर्क पड़ता जाएगा। तो आपको ग्रिड की कीमत कम करनी है ताकि इंसेंटिव ग्रिड पे रहने का ज्यादा रहे, ताकि इंडस्ट्री ज्यादा लगे और इंडस्ट्री की कंजम्पशन बढ़े। तो उसका बहरहाल एक जो आसिफ ने जैसे वो तरीका बताया, सबसे पहले तो आई है क्रॉस सब्सिडी को आप खत्म कर दें। जो फिक्स चार्जेस वाला सोल्यूशन है इसको लाके क्रॉस सब्सिडी को खत्म करें ताकि इंडस्ट्री की कंजम्पशन बढ़ सके। और दूसरा ये है कि बहरहाल हमें ये थोड़ी बहुत एट द एंड ऑफ द डे कड़वी गोली कहानी पड़ेगी कि चाइनीज के साथ, या हमें अपने जो न्यूक्लियर आईपीपीज हैं, जैसे वो 60 साल की उसकी लाइफ है और 12 साल की उसकी पेमेंट है, तो उसको 12 साल से आप कम से कम 30 साल पे तो लेके आए। तो ये सारी चीजें सर, बिफोर यू मूव ऑन, थोड़ा सा एक चीज भी हमें क्लैरिफाई कर दें। ये जो फिक्स्ड चार्जेस की बात की है आपने, ये तो आईएमएफ इस चीज को टर्न डाउन कर चुका है ना, कि आप जो उसको इंडस्ट्री को रिलीफ देनी है उसके मुकाबले में आप 2000 रुपए तक, 500 से 2000 रुपए तक आप जो फिक्स चार्जेस की बात कह रहे हैं कि आप जो इंडस्ट्री का जो बोझ है उसका कम तो कर रहे हैं, लेकिन रेजिडेंशियल का बोझ आप बढ़ा रहे हैं। इस चीज को आईएमएफ नहीं मान रहा, तो हाउ दिस कैन बी अ सोल्यूशन देन? क्योंकि आईएमएफ कहता है कि आपकी कीमत बढ़ चुकी है, इस कीमत को कम करें। उस कीमत को कम करने के लिए वही कहता है कि वो आईपीपीज के साथ 2015 की आईपीपीज के साथ वही सोल्यूशन करें जो पिछले के साथ की है। और वो और बात बनती भी है उसको करने की, स्पेशली वो लेकिन वो हमें चाइना नहीं मान रहा। तो हमें कहीं ना कहीं निगोशिएट करना है, हमें प्राइवेटली इसको निगोशिएट करना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वायबिलिटी 25 साल से 60 साल तक की है, हम उन प्रोजेक्ट्स की 10 साल में कीमत कैसे पे कर सकते हैं। जब एक प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग उसकी वायबिलिटी से कम होगी तो ये लॉपसाइडेडनेस रहेगी, इसको हमें एड्रेस करना है। हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, हमें चाइना को पुश करना है इसमें ये करने की कि वो ठीक है कि आईएमएफ कह रहा है उसका अपना एक यूएस का इंटरेस्ट है, बट पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट को देखना है और ये चीज कम करनी है। वो बात भी आपकी ठीक है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर कितना पे करेगा। अब आप ये जो डोमेस्टिक कंज्यूमर पे जब और लगाएंगे, गैस तो आपने चले बहुत सस्ती रखी थी, बिजली ऑलरेडी महंगी है, वो किस तरह पे कर पाएगा? वो भी एक थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैं एक पॉइंट छोड़े जा रहा हूँ। एग्रीमेंट्स हम साइन कर चुके हैं, हम यूनिलेटरल एग्रीमेंट्स को ओपन नहीं कर सकते। इसी पॉइंट से दोबारा डिस्कशन को जारी रखेंगे। यहाँ पे नाज़ की छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एनर्जी सेक्टर के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे साथ आसिफ अली कुरैशी और अली खिजर साहब मौजूद हैं। तो ब्रेक से पहले अली खिजर साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि हमें जाहिर है कि एक ऑप्शन तो यही है कि जो आईपीपीज हैं चाइनीज के साथ खास करके नेगोशिएट किए थे उनको रीओपन करें। माजी में भी हमने देखा कि अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन अपेरेंटली चाइनीज बड़े क्लियर हैं, उनके लिए तो वो रेड लाइन है। और वैसे भी आई थिंक जब आप किसी भी मुल्क के साथ, किसी कंपनी के साथ कोई मुआहदा करते हैं तो फिर आपको उस पर कायम रहना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है। आप कुछ सालों के बाद ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ धोखा हो गया है, या तो आप उस वक्त बेहतर निगोशिएट करते। तो अगर फर्ज करेंगे, और अपेरेंटली यही लग रहा है कि चाइनीज री निगोशिएट नहीं करेंगे, तो फिर क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? देखिए, बात तो आपकी ठीक है कि चाइनीज की अपनी जगह वो बात ठीक है कि हमें जब मुआहदा करना चाहिए था उस वक्त से ही सोचना चाहिए था कि हम ये मुआहदे को इस तरह क्या कर रहे हैं। पर उसके बाद फिर हमारे पास और ऑप्शन है कि गवर्नमेंट इस कॉस्ट को ले, और वो चाइना जो कहता है ना कि हमारा ड्राई पाउडर इधर से लेके उधर लगा दें, तो फिर उसको फिजिकली उसको ले कहीं चाइना से कहीं और सब्सिडाइज किस्म का लोन ले या किसी और तरह के पैसे वहां से ले और उसके लिए फिजिकल स्पेस क्रिएट करिए ताकि ये अगर कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट नहीं होते तो उसकी पेमेंट जो है गवर्नमेंट अपने ऊपर रिज्यूम कर ले। यानी कि वो जो कैपेसिटी पेमेंट की सर्टेन अमाउंट जो है खासतौर पर पब्लिक सेक्टर की है वो गवर्नमेंट अपने ऊपर रिज्यूम कर ले। कहीं पे वो डेट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि वो किसी थर्ड पार्टी के पास जाए और उससे कहे कि जी आप ये चाइनीज का डेट ले, भाई डेट पड़ा है, आप एक
से बी को ट्रांसफर करती हैं और फिर बी को आप ये ऑप्शन दे कि भाई ये प्रोजेक्ट 50 साल का है, देखो हमें इसको रीनेगोशिएट करके दो और इसमें इकोनॉमिक रिटर्न आएगा। देर आर वेज टू डील विद इट। हमारे यहाँ कैपेसिटी के इश्यूज है, हमारे यहाँ कॉम्पिटेंसी इसमें इशू ये है ना कि बजट में तो स्पेस है नहीं। अगर आसिफ कुरैशी साहब हमारे साथ हों इस वक्त तो उनकी तरफ चलते हैं। इसमें एक और जो इशू है वो जो डिमांड का एक अगर आप देखें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपने जैसे खुद भी बताया को तकरीबन हाफ जो है 47-48% तो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं जो डिमांड का जिनका हिस्सा है। तो इसके अलावा इंडस्ट्रियल साइड पे इतनी कंजम्पशन नहीं है। तो ये जो शिफ्ट है कि रेजिडेंशियल से इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की तरफ पाकिस्तान जाए और उससे आपकी जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स है वो भी कम हो जाएंगी, क्या ये शिफ्ट हो सकता है कुरैशी साहब? अगर हो सकता है तो उसमें कितना अरसा लगेगा? शहबाज, इसमें ये इतना सिंपल इशू शायद है नहीं। इसमें जो कैप्टिव जनरेशन है, कैप्टिव जनरेशन का काफी बड़ा पार्ट जो है वो सिंध के अंदर मौजूद है, स्पेशली कराची के अराउंड एरियाज में। अब कराची में क्या के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में इतनी कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है कि ओवरनाइट अगर हम कैप्टिव को बंद करके और उनको कहें कि आप इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक सिस्टम से ले लें तो शायद ये मुमकिन ना हो। उनको काफी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी अपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए। और यही सूरत हाल जो है, जो कामरान ने भी पहले जिक्र किया था, आइडिया बड़ा अच्छा है कि हम ज्यादा जनरेट करें और अपनी पर यूनिट कॉस्ट को नीचे ले। लेकिन इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। वो ये है कि ज्यादा जनरेशन की वजह से आपकी कैपेसिटी पेमेंट तो डिवाइड हो जाती है और लार्जर नंबर ऑफ यूनिट्स, तो पर यूनिट जनरेशन कॉस्ट कैपेसिटी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट जो होती है बाज़ दफा कि आपको एक्सपेंसिव जनरेटर्स चलाने पड़ते हैं, आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के इतने कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं कि बाज़ दफा आपको सस्ता जनरेटर वो दूर डिस्टेंस पे लगा होता है, उसकी नेटवर्क से बिजली जहां पे रिक्वायर्ड है वहां तक नहीं पहुंचाई जा सकती कंस्ट्रेंट की, सिस्टम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो आपको जो नियरेस्ट एक्सपेंसिव जनरेटर होता है उसको चलाना पड़ता है। हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन, हम जनरेशन कॉस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कंस्ट्रेंट्स हैं उनमें जो उनको बॉटलनेक्स को रिमूव करने के लिए बड़ी मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। इसमें से बहुत सारे इश्यूज जो है वो शायद ओवरनाइट एड्रेस नहीं हो सकते। इंडस्ट्री की शायद डिमांड को हम 10-15-20% शिफ्ट करवा सकते हैं कैप्टिव से नेटवर्क के ऊपर, लेकिन वो उसी वक्त होंगे जब उनके लिए इकोनॉमिकली वायबल होगा। अगर आप उनको गैस की सप्लाई बंद कर देंगे, हो सकता है वो अपने कैप्टिव प्लांट्स लगा लें मजीद, या तो इंडस्ट्री बंद कर दें या वो इंपोर्टेड कोल के ऊपर प्लांट्स लगा के बैठ जाएं, या सोलर से जिस हद तक कवर कर सकते हैं वहां से कवर करने की कोशिश करें, या फर्नेस ऑयल से कर लें। बाज़ फर्नेस ऑयल की जनरेशन भी आपके ग्रिड टैरिफ से नीचे आई होती है। तो हमें ग्रिड से वो टैरिफ एज एन इंसेंटिव इंडस्ट्री को ऑफर करना पड़ेगा जिसमें इंडस्ट्री के लिए शिफ्ट करना कैप्टिव से आसान हो या अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना आसान हो, ताकि वो ज्यादा बिजली कंज्यूम कर सके। लेकिन इन सब के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और वो सैडली गवर्नमेंट के अंदर जब तक ये कंपनीज मौजूद हैं उस वक्त तक तो नहीं हो सकती। अच्छा कुरैशी साहब, इसमें एक जो और इशू है वो गालबन इंटीग्रेटेड प्लानिंग ना होने का है कि जो हमारे जो चीप रिसोर्सेज हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के वो हमारे नॉर्थ की तरफ हैं, जो एक्सपेंसिव हैं, जो इंपोर्टेड फ्यूल है वो साउथ की तरफ है, और जो हब ऑफ द डिमांड है वो सेंट्रल पंजाब है। आप कह लें जीटी रोड है जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री, या फिर कुछ हमारी जो डिमांड है वो कराची में है। तो ये जो एक इशू है जिसमें आपके ट्रांसमिशन लॉसेस भी होते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है, अगर आप कोल आप बाहर से इंपोर्ट करके साहिवाल तक पहुंचा रहे हैं, इनका कोई हल है या ये कंट्रीब्यूट करते रहेंगे हमारे लॉसेस में भी और लेस रिकवरीज में भी? देखिए, जो प्लांट्स की लोकेशन है वो तो जिस वक्त ये प्लानिंग हो रही होती है उस वक्त डिसाइड करना चाहिए कि प्लांट लोड सेंटर कहाँ पे है, तो हमें कहाँ पे लगाने हैं। पाकिस्तान की काफी ज्यादा सस्ती जो जनरेशन है वो साउथ में लगी हुई है, या वो आपके हाइड्रो प्लांट्स हैं जो कि नॉर्थ में लगे हुए हैं। सेंट्रल मिडल ऑफ द कंट्री जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव जनरेशन ही इंस्टॉल हुई है, चाहे वो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर है या फर्नेस ऑयल के ऊपर लगे हुए प्लांट्स हैं। साउथ में जिस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम है, इसी तरीके से जो हर कोल के प्लांट्स हैं उनकी फ्यूल कॉस्ट कंपोनेंट जो है वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन नियर टर्म में कोई ऐसे सॉल्यूशंस फिक्सेस नहीं मौजूद अदर देन कि आप क्रॉस सब्सिडीज को रिड्यूस करके इन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करें, या कैपेसिटी पेमेंट्स को रिप्रोफाइल करके इसको हैंडल करने की कोशिश करें, या आप डिमांड को आपने बड़ा अच्छा बात की थी, एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग कहलाती है जिसमें प्राइमरी एनर्जी को लेके उसकी डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है, जो कि एक जमाने में प्लानिंग कमीशन ने यूएसएड के साथ मिलकर काम करना था। पाकिस्तान में उसकी कमी है। यही पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, इसने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 2017 में, कि इन्होंने एनर्जी पेट्रोलियम एंड पावर डिवीजन को यूनिफाई करके एनर्जी मिनिस्ट्री बनाई थी।
अब अनफॉर्चुनेटली दोबारा से हमने उसको सेग्रीगेट कर दिया है। हमारे यहाँ बड़ी क्रिटिकल जरूरत है कि हम एनर्जी को एज एनर्जी समझना सोचें रादर देन उनको फ्यूल की बेसिस पे सोच रहे हो। बहुत सारी चीजें डिमांड एनर्जी की जो पहले गैस से मीट हुआ करती थी, जिस तरह आप खाना गर्म किया करते थे अपने गैस स्टोव के ऊपर, अब वो माइक्रोवेव पे चली गई है। बिजली इस्तेमाल होती है आपकी इलेक्ट्रिक केटल्स रन करने के लिए, तो आपकी एक कंजम्पशन के अंदर भी कंजम्पशन पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। आपको इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग चाहिए और आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कुरैशी साहब कि हमारे जो पहले कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ही क्लैरिटी आनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ के फर्दर हम कंफ्यूजन करें। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक से बाद जब वापस आएंगे तो अपने जो लास्ट सेगमेंट में वे फॉरवर्ड की भी बात करेंगे कि कैसे हम इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एनर्जी सेक्टर पर हम कर रहे हैं, हमारे साथ आसिफ अली कुरैशी और अली खिजर साहब मौजूद हैं। तो अली खिजर साहब, जो अभी तक जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स भी रही हैं एंड टू एन एक्सटेंट IMF को भी अगर आप देख लें, जो सर्कुलर डेट का मामला है, बेशक वो पावर सेक्टर में हो या इवन गैस के शोबे में, जो अब 2.9 ट्रिलियन यानी कि 2900 अरब रुपए हो चुका है। एक सिंपल ही फार्मूला है कि जी इसका कीमतें बढ़ा दें, और इसी वजह से हम अगर गैस के सर्कुलर डेट की बात करें तो एक साल के अंदर 3 मरतबा हमने फिनोमिनल जो प्राइसेस हैं गैस की वो इंक्रीज किए हैं, येट ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है। डू यू थिंक दिस इज टाइम कि हम इससे बियॉन्ड अब सोचने की जरूरत है? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। गैस की कीमतें तो खैर जो बढ़ाई हैं वो तो ठीक बढ़ाई हैं, बट अब गैस की में भी इंडस्ट्री के लिए खासतौर पे या फर्टिलाइजर में अब और कीमतें बढ़ाने की गुंजाइश इतनी नहीं है, और बिजली में तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो बिल्कुल हमें इसे दूर का सोचना है। और जैसे आसिफ ने बात की ना, वो प्राइमरी एनर्जी की हमें कॉन्सेप्ट को रख के यूनिफाइड करनी है। तो हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो ट्रांसपोर्टेशन का है, जो हमारा जो बड़ा मेजर पोर्शन में, में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी वहाँ कंज्यूम होती है, और वो एनर्जी वो फ्यूल की होती है, पेट्रोल और डीजल पे होती है, और वो मेजरली हम उसको जो है वो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। और अब अगर आप देखें तो आप पेट्रोलियम का जो पेट्रोल जो होता है आपका, उसका 40% कंजम्पशन आप जो होती है वो आपकी तकरीबन मोटरसाइकिल पे जा रही होती है, और वो सारा तकरीबन हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एक हमें रिवोल्यूशनाइज करना चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन को ईवी की तरफ, खासतौर पे मोटर बाइक्स को और जो इंट्रा सिटी अर्बन ट्रांसपोर्ट को हमें करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसको लेके एक दूसरी एक ये चीज़ है कि जब इससे करेंगे तो खासतौर पे विंटर्स के अंदर जब हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत गिर जाती है तो उस गैप को वो फिल करेगा। अच्छा, दूसरी बात आपने शुरू में की कि 6000 प्लस मेगावाट का हमारा सोलर आया, तो एज अ कंट्री इट्स अ गुड न्यूज। क्यों? सोलर इज अ वेरी गुड, वो आपका ग्रीन जो है वो रिसोर्स है, उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, तो जबरदस्त है। हमें तो और भी सोलर मिलती, लेकिन उस सोलर को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? हमें कराची, आप कराची में आप सिर्फ रहते हैं, कराची के अंदर हर एक बिल्डिंग जो है उसकी छत जो है सोलर से भर देनी चाहिए, और वहां पे उस बिल्डिंग के अंदर जो है उस सोलर की कंजम्पशन को ग्रिड के साथ शेयर करना चाहिए, और वहां से जो आपकी सप्लाई, एक्सेस सप्लाई रहेगी, तो वो जो कैप्टिव आपका खत्म हो रहा है वहां पे इंडस्ट्री में, वहां पे उसको शिफ्ट कर देना चाहिए। तो एक ये चीज हमें पूरी सोलर के अपने प्रॉब्लम्स हैं। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी को ही वो रिवाइज कर दे। कुरैशी साहब, आपकी फाइनल टेक चाहिए। ये जो हमारे गैस सेक्टर के प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी कामरान भी जिक्र कर रहे थे, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, 3 दफा कीमतों में इजाफा किया, कुछ तो इसलिए करना पड़ा कि माजी में कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी जो गैस सेक्टर के लॉसेज हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, वो फिनोमिनल है। एक तो इसके ऊपर कमेंट करें, और दूसरा ये अब जो गैस सेक्टर की जो दोनों कंपनीज हैं, इन्होंने एक और काम शुरू कर दिया कि अपने जो लॉसेज हैं, ये जो इंपोर्टेड LNG इसकी डाइवर्शन होती है टुवर्ड्स डोमेस्टिक, उसमें पार्क करना शुरू कर दिए हैं। डू यू सी ए प्रॉब्लम हियर कि या ये वही जो हमारे इन एफिशिएंसीज के प्रॉब्लम्स हैं कि अपना जो असल चेहरा है वो छुपाना है और कारकर्दगी बेहतर दिखानी है, या इसका कोई और सोल्यूशन है कि जो इंपोर्टेड LNG है, जो पहले प्लान था उसको रिंग फेंस कर दिया जाए, उसकी तरफ वापस जाना पड़ेगा? शहबाज, इसमें जो नेचुरल गैस का सर्कुलर डेट है, पहली बात तो ये पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट की एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, और IMF अपनी रिपोर्ट्स में कई दफा लिख चुका है कि एक सिमिलर डेफिनेशन रिक्वायर्ड है नेचुरल गैस के सर्कुलर डेट की भी, क्योंकि कुछ सर्कुलर डेट से डबल काउंट हो रहा है, जो पावर में भी काउंट होता है और नेचुरल गैस के सेक्टर में भी काउंट होता है। जब कंसोलिडेशन होगी तो फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल फिगर क्या निकल के आता है।
दूसरा, नेचुरल गैस के अंदर बहुत सारी सरकार की अपनी कंपनीज है जिसमें से एक ने दूसरे को लेट पेमेंट सरचार्जेस की पेमेंट करनी है, वो अमाउंट सैकड़ों बिलियन में जा चुके हुए हैं। तो ये दो अगर आप एडजस्टमेंट्स करें तो शायद मेरा अपना अंदाजा ये है कि गैस के सर्कुलर डेट का आउटस्टैंडिंग स्टॉक का अमाउंट शायद इतना बड़ा नहीं है जितना कि कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से लगता है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो नेशनल गैस की अपनी प्रोडक्शन है, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है, हम 4400 MCFD से रिड्यूस होकर तकरीबन 3200 पे आ चुके हुए हैं फॉर द लास्ट 12-13 सालों में, और ये प्रोडक्शन मुसलसल डिक्लाइन ही की चली जा रही है, और इसको ऑगमेंट करने के लिए हमें एक्सपेंसिव LNG सिस्टम में डालनी पड़ रही है। अब हमारी जो 3200 MCFD जो प्रोडक्शन है, उसमें से तकरीबन 1100 MMCFD जो है वो डायरेक्टली फर्टिलाइजर को या पावर को सप्लाई हो जाती है, तो वो सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं होती। और उसके अलावा भी 300-400 MCFD की तो तकरीबन हमारे UFG होती है। तो एक्चुअल जो गैस डोमेस्टिक इंडिजिनस अवेलेबल है सिस्टम के अंदर, सुई नॉर्थ सुई साउथ के अंदर, उसका क्वांटम श्रिंक होता जा रहा है। वो तकरीबन 1700 MCFD के करीब आ गई हुई है। उसको ऑगमेंट करने के लिए LNG चाहिए। LNG बड़ी एक्सपेंसिव है, आपको पता ही है कि उसका रेट तो तकरीबन 4000 रुपए पर मिलीमीटर से ज्यादा है इस वक्त, और वो जो डिवैल होती है वो बढ़ता जाता है। तो आपके पास कोई ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है कि आप गैस को सब्सिडाइज रख के इस सेक्टर के सॉल्यूशंस को निकालें, बल्कि आपको एक शिफ्ट लाना जरूरी है। पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसको किसी तरीके से आप अपनी हीटिंग कुकिंग के लोड को इलेक्ट्रीफाई करने की जरूरत है, या उसको एज एन इंटरिम फ्यूल जो है उसको LPG पे जाने की जरूरत है। हमें ऑल्टरनेट्स निकालने की जरूरत है ताकि डोमेस्टिक सेक्टर में जो गैस कंज्यूम हो रही है, और सबसे ज्यादा लीकेजेस भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी होते हैं जो कि सप्लाई, और जेन्युइन लीकेजेस भी होते हैं, क्योंकि नेटवर्क जो है 35-40 साल कुरैशी साहब, माजरत के साथ वक्त हमारे पास कम है। ये सब्जेक्ट ऑफ कोर्स ऐसा है कि इस पर तो पूरा दिन भी आई थिंक डिस्कशन हो सकती है, बट नेवरदलेस ऑफ कोर्स जो की इश्यूज हैं हमने हाईलाइट किए हैं, तो लेट्स सी कि गवर्नमेंट उनको किस तरह से उसको टैकल कर। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।